मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई कविता मेरा नया बचपन मेरा नया बचपन इसको पार्ट 2, क्योंकि ये बहुत लंबी है तो इसलिए इसको 3 भागों में विभाजित किए थे। 3 भागों में विभाजित करके हम यहाँ पर आपके सामने पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, कल हम देखे थे तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कैसे उसकी बचपन को नहीं भूल पा रही है, तो किस लिए उसे बार बार याद आ रहा है। इन सारी बातों के बारे में कल चर्चा हुई थी। तो आज देखिए ये पार्ट 2। ओके, पूरा वही है। तो 3rd सेमेस्टर वाले बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, सेकेंड ईयर वाले और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी, इसी को द्वितीय भाषा हिंदी बोलते हैं, काव्य निधि, हिंदी साहित्य का और इतिहास। इसके अंतर्गत आधुनिक कविता कविता का नाम मेरा नया बचपन, इसके कवि सुभद्रा कुमारी चौहान, पार्ट 2। ओके, इस पार्ट 2 को हम यहाँ पर भी देख लीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का सामान्य परिचय कल हम देख चुके थे ऑलरेडी। तो टाइम की हिसाब से हम आपको एक बार कल का याद कीजिए। ओके, आज हम आपको दोहा संख्या 9 से लेकर 16 तक उसका मैंने समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो इनको देखते वक्त हम क्या है, इसका संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, और इसमें से कठिन शब्द क्या है, और इसका भावार्थ या व्याख्या क्या है, इसमें विशेषताएं क्या है, और कुल मिलाकर यदि सारांश के रूप में दिया जाए तो लिखने के लिए हम कैसे उसके उत्तर कर सके। ओके, देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा उसको जूम कीजिए। जूम करके देखेंगे तो ये सब कुछ दिखाई देगा। ओके, हम 8 अब तक 8 देख चुके हैं, तो अभी उसके आगे देख लीजिए। लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में चंचल चैल छबीली थी। मैंने वो केवल यहाँ पर पद्य लिखना ही नहीं, मैंने वहां पर पद्य के जितने भी ये अलंकार है या इसको प्रास है, यति है, ये सब मैंने एकदम उसको आसानी के साथ हम याद कर सकते हैं। ओके, देखिए याद भरी, सॉरी, अब नेक्स्ट में जाएंगे। यस, देखिए, सॉरी, देखिए लाज भरी, लाज का मतलब क्या है, यहाँ पर यदि कठिन शब्दार्थ को देखेंगे तो लाज का मतलब लज्जित होना, माने शर्म से भरी, लज्जित होना या शर्म से भरी। माने जब हम छोटी लड़की रहती है, छोटी होने के बाद छोटी उम्र से लेकर जब वह सयान बनेगी तो बड़ी होती जाएगी, तब अचानक ये सहज रूप से लड़की जो है लाज भरी दृष्टि से देखने लगेगी, या बोलते वक्त भी उसी को शर्मिंदा होकर बोलने लगेगी। ओके, इसलिए उनकी आंखों में क्या है, क्या भरी है, लाज, लज्जा भरी हुई है। माने किसी को उसके सामने जो भी व्यक्ति है जो अपरिचित, इसका मतलब अपरिचित,
उनकी आंखों में सीधा नहीं देख सकती। जैसे इससे पहले छोटे उम्र में, बचपन में, जैसे पिताजी के पिताजी की आंखों में, वैसे उनके रिश्तेदार भैया लोगों की आंखों में, या भाई के साथ माने चाचा के, किसी की आंखों में वैसे सीधा देख सकती थी। लेकिन अब सयानी हो गई तो अब उस समय में, वो बचपन में, और अनजाने लोगों के साथ भी सीधा आंख में आंख डालकर बातचीत कर सकते थे। लेकिन आजकल बहुत जवानी बन गई, इसलिए जो अपरिचित व्यक्ति जब भी सामने आएगा या कोई उनके घर में आएंगे तो वह सीधा नहीं देख पाई थी। तो इसलिए मैंने जब बचपन से नेक्स्ट अगले स्टेज में, जवानी में, टीनेज में जा रही है, तो टीनेज में जाने के बाद उसकी आंखों में यह सहज है लाज भरना है। तो इसलिए लाज भरी आंखों में मेरी मन में, सॉरी, लाज भरी आंखें थी, वो अपने बारे में कह रही है। उनकी आंखें किस प्रकार है? आंखों में लाज भरी हुई है, लज्जा के साथ आंखें नीचे देख रही है, सीधा नहीं देख पा रही है, आंखों में आंख मिलाकर नहीं देख पा रही है। ओके, तो लेकिन मेरी मन में उमंग रंगीली थी, लेकिन उनके मन में एक माने एक प्रकार की इच्छा थी। कैसे? जो भी माने अपरिचित लोग, माने इससे पहले वो उनके साथ खेली थी, कूदी थी, और साथ में रहकर खाना खाई थी। ओके, सब कुछ बचपन का जो भी खुशी करना है, जो भी माने मस्त खेल कूद का ये सुख लेना था, वो सब कुछ ले चुकी थी। लेकिन आज बड़ी होने के कारण उनके साथ नहीं मिल पाती, उनके सामने आंख उठकर नहीं देख पाती। लेकिन उनके मन में क्या है? उनके मन में उनके साथ बात करने की इच्छा, उनसे माने मनपूर्वक, मनपूर्वक, ओके, मनपूर्वक उसके उनके साथ बात करने की, उनसे माने अच्छा और भलाई के बारे में पूछना, वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, मैंने सब कुछ एक मित्र जैसा संबंध को स्थापित करके उसके साथ मैंने बातचीत करना चाहती थी। लेकिन मैंने उसके भिन्न भिन्न, मैंने वेरी कलरफुल लाइफ उसके मन में उसकी क्या है, उसकी रचना थी कलरफुल लाइफ के बारे में। जैसे जैसे टीनेज में व्हेन टीन्स आर इन जीन्स बोलते हैं, माने जब आधुनिकता बढ़ती है, जब आधुनिक भाव बढ़ते हैं, जब प्रगतिशील की ओर आगे बढ़ते हैं, तो ये सब भेदभाव जो है, जो ये सांप्रदायिकता जो है, इसको पार करके हम प्रगति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर अपने कवियत्री भी, उसके मन में बहुत प्रगतिशील भावनाएं हैं, मतलब वेरी प्रोग्रेसिव है। इसलिए क्योंकि उसके पिताजी को शिक्षा के प्रति बहुत विश्वास है, आस्था है, और शिक्षा प्रेमी है। इसलिए अपने कवियत्री भी स्कूल तक जाकर पढ़ सकी है। तो जैसे भी स्कूल जाती है तो ये सब कुछ याद आ जाएगा अचानक, माने ऑटोमेटिक। जो सांप्रदायिकता जो है, जो सांप्रदायिकता के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर किसी को भी दबाया जाता है, तो वह नहीं मान पाएंगे। तो इसलिए उम्र की दृष्टि से देखेंगी तो उनके मन में, सॉरी, उनकी आंखों में लाज तो है, लेकिन उनके मन में सबके साथ स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक और रहना चाहती है, बात करना चाहती है। तान रसीली थी कानों में चंचल चैल छबीली। तान, तान का मतलब माने उसका राग, माने जो उनके मन में जो खुशी थी इससे पहले, और उसको माने किसी के माने जो चाहे वो गा सकती थी इससे पहले, जैसे चाहे वैसे गा सकती थी, और जिस जो बोलना चाहती है वो बोल सकती है, बात कर सकती है, प्रकट कर सकती है। लेकिन बड़ी होने के कारण, ओके, सयानी होने के कारण, जवानी बनने के कारण उन सबको व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। ओके, तो वैसे ही कह रहे हैं कि
चंचल स्वभाव, माने इस टीनेज में, जवानी में किसी भी लड़का हो या लड़की हो, दोनों के मन जो है अस्थिर रहता है। अस्थिर माने जो कांस्टेंट नहीं रहता है, उसमें कुछ इधर उधर, माने अभी एक काम करने के लिए नीचे कर लेते हैं, बाद में जाकर काम शुरू करते समय फिर उससे पीछे हटते हैं, तो माने स्थिर भाव से दूर रहते हैं। तो यहाँ पर भी अपनी कवयित्री जो है, जो उमंग उसके मन में थी, जो कुछ भी खुशी है, जो कुछ भी आनंद है, जो कुछ भी संतोष है, उसे बांट लेना चाहती है, तो जोर से बोलना चाहती है, वो व्यक्त करना चाहती है, लेकिन व्यक्त करने में उसे दिक्कत आ जाती है, जो सांप्रदायिकता जो है उसे रोक रही है। राइट, यस। अगले अगले स्लाइड में देखे, यहाँ पर भी 16 तक है, 10 से लेकर, तो हम एक एक को यहाँ पर देख लेंगे। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं साथ, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा है मुझे ही खुद, एक मिनट प्लीज। प्लीज आ जाएगा, थोड़ा आप लोग जूम करके देखिए। ओके, यस। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अब अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। तो यहाँ पर भी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है कि उनके दिल में एक चुभन सी है, मैंने जिसके साथ वह बात करना चाहती है, जिसके साथ उनके मन में जो खुशी है वो व्यक्त करना चाहती है, लेकिन वह व्यक्त नहीं कर पा रही है। इसलिए उनके मन में एक बाधा है, एक पीड़ा है, एक कांटा जैसा उसमें लग रही है। क्यों? इससे पहले उसके साथ बात की थी, इससे पहले उसके साथ मिलकर खेली थी, कूदी थी, खाना खाई थी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखी थी, लेकिन अब बड़े होने के कारण सांप्रदायिकता जो है, माने दरवाजा पार के बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। वैसे घर में आए हुए मेहमानों के साथ भी, माने इन लोगों को जितने भी उनके बचपन में परिचित है, वे सब अब अपरिचित बन जाते हैं। इसलिए इसको याद करते हुए उसके साथ नहीं बोलने की, और उसके मन में जो खुशी की बात है उसे ना व्यक्त करने के प्रति उसे लग रहा है कि उसके दिल में कुछ पीड़ा, बाधा, ये सब हो रही है। यह दुनिया अलबेली थी, लेकिन कह रही है यह दुनिया कितना सुंदर है। अलबेली का मतलब सुंदर और अनूठी, मनमौजी, माने इस दुनिया में कैसे भी रह सकते हैं, जैसे चाहे वैसे। ये कलरफुल लाइफ है, कलरफुल वर्ल्ड है, दुनिया है, संसार है। ओके, तो इतना सुंदर संसार में, दुनिया में, और मेरे दिल में यह बाधा वैसे ही रहना, ये कैसी अजीब बात है। ओके, तो इस सुंदरता को, माने इस सुंदर दुनिया को, ये सुंदर संसार में जो भी मित्रता के नाम पर और सहेली के नाम पर और ये सब कुछ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। यदि हुआ था इससे पहले बचपन में, इसलिए वो बहुत सुंदर महसूस हो रहा है। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। उसके मन में एक रहस्य है, वैसे ही अंदर रह गई है, एक मर्म है, और कुछ, माने कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वो पर से बोलने नहीं देते। खुले मन से बात करने के लिए ये अनुमति नहीं है। इसलिए माने सब कुछ होते हुए भी घर में सभी लोग रहते हैं और आसपास में सभी मित्र पाए जाते हैं, सबको देख सकती है। ओके, सबको इशारा कर सकती, इशारा तक भी यहाँ पर अनुमति नहीं है। लेकिन ये सब होते हुए भी वह अपने आप को एक अकेला
महसूस करने लगी। किसके लिए? वो किसी के साथ आंख से आंखें मिलकर नहीं देख सकती, किसी के साथ मुंह खोलकर उनकी मन की भावना को प्रकट नहीं कर सकती, और किसी के साथ कुछ नहीं पूछ सकती, और किसी के साथ मन चाहे ढंग से बात नहीं कर सकती, व्यवहार नहीं कर सकती, चाहे दुनिया कितना सुंदर क्यों ना हो। लेकिन यह सब मेरे मन में ही रहस्य के रूप में मैंने समाधि होते जा रहा है। मैं अपने आप को अकेले महसूस करते जा रही हूँ। मैंने ये स्वाभाविक है। टीनेज, आप जिस उम्र में थे अभी, यस जस्ट आप उसी उम्र में हैं, तो इस टीनेज यू में, युवावस्था में वैसे ही कुछ बातें आपके मन में ओके वैसे ही रह जाते हैं। इसी को बोलते हैं रहस्य। माने सभी माने सब कुछ सभी के साथ व्यक्त नहीं करते, कुछ बातों को अपने मन में ही रख लेते हैं, चाहे खुशी के हो या है दुख का हो, चाहे दुख की बात हो या खुशी की बात हो, लेकिन शेयर नहीं कर पाएंगे। जब हम शेयर नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा? हम अकेलापन को महसूस करना पड़ेगा। हम कब शेयर कर सकते हैं? जब अपनी बराबर उम्र के लोगों के साथ ही अपनी मन की बात को शेयर कर सकते हैं, लेकिन बराबरी लोगों के साथ मिलने नहीं दे रहे ना, इसलिए तो वह अकेलापन को महसूस करने लगी। अगला वाला संख्या 11 को देखिए। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन टगा दिया तूने। मिला खोजती थी जिसको हे बचपन टगा दिया तूने। अरे जवानी के फंदे मैं मुझको सॉरी अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। देख लीजिए, माने कवयित्री इनके इन पंक्तियों के माध्यम से कैसे माने निष्ठुरता, उनके मन में जो निष्ठुरता है उसे प्रकट कर रही है। किस प्रकार धोखा दिया था उसके बचपन में। धोखा देने का मतलब माने वह इसलिए बार बार याद आ रहा है, वो इसलिए बहुत मधुर है, इसमें बहुत मधुरता है, उसमें निष्कपट है, निष्कलंक मित्र मिले थे। ओके, इसलिए तो मिला खोजती थी जिसको हे बचपन। हे बचपन, जिस बचपन से मैंने गुजरा था, इसलिए बचपन को फिर से बुला रही है, पुकार रही है। हे बचपन, तूने ये क्या कर दिया है? तुमने इस प्रकार मुझे क्यों धोखा दिया था? जो बचपन में मैंने जो खुशी से रही थी, बचपन में मैंने जो निडर होकर रही थी, बचपन में मैं और स्वेच्छापूर्वक रही थी, स्वतंत्र रही थी, आज मैं उस निडरता को, उस स्वतंत्रता को और उस स्वच्छता या स्वेच्छा को मैं ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। इसलिए कह रही है कवि, तुम मुझे धोखा दिया है। उसको आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई? बचपन तक ही ये सब कुछ क्यों सीमित कर दिया है? हरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। हे बचपन, तू ही मुझे जवानी नाम से जवानी नाम से घबरा कर मेरी इस स्वेच्छा को, मेरी इस निडरता को, मेरी इस खेल कूद को, खुशी को, मेरी यह सब कुछ मधुरता को तूने क्या कर दिया? जवानी के नाम से आपने मुझे बंद कर दिया, फंसा दिया। जवानी के नाम पर मुझ पर सब कुछ अंकुश लगा रहे हैं। ए तुम जवानी बन गई हो, तुम सयानी हो गई हो, तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो,
अब तुम माने ये बचपन नहीं है। अब तुम जिसके साथ चाहे उसके साथ नहीं जा सकती हो, जिसके साथ चाहे उसके साथ बात नहीं कर सकती हो, जिसके साथ चाहे उसके साथ खेल नहीं पाओगे, जिसके साथ चाहे उसके साथ खाना नहीं खा पाओगे। ये सब कुछ अंकुश, ये किसके नाम पर? जवानी के नाम पर। माने जवानी की लड़की जो है बचपन की लड़की जैसी नहीं रह पाएगी। इसी अंतर को जानकर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी उसकी मन की वेदना पीड़ा को इस प्रकार व्यक्त कर रही है। माने फंसा एकदम अरेस्ट करके रहना, अरेस्ट होकर घर में रहना पड़ रहा है। शायद आप लोगों ने भी इसी स्थिति से गुजर रहे होंगे, तो इसलिए आप सब लोग आपके बचपन को याद कीजिए, घर की स्थिति को याद कीजिए, और मित्रों के साथ जिस प्रकार व्यवहार करने का परिस्थितियां है वह भी आप लोग याद कीजिए। यह कविता जो है अचानक आपको जिंदगी भर के लिए एक अनोखी कविता रहेगी। 12 वाला। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी है। सब गलियां उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी है। प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियां भी प्यारी है। प्यारी प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियां भी प्यारी है। देखिए किस प्रकार कह रही है, सब गलियां उसकी भी देखी। माने जहां तक वह देख सकती है, जहां तक उसका मन माने सबसे वेग से यान करने वाली चीज क्या है बता सकते हैं? मन। मन बहुत वेग, अत्यंत वेग, रॉकेट से भी ज्यादा। अब हम आप लोग एक बार आंखें बंद करके देख लीजिए, मैं अमेरिका में हूँ, ओके, न्यूयॉर्क सिटी में हूँ, सिंगापुर में हूँ, ऑस्ट्रेलिया या लंदन, बस हम वहां चले गए, बस अपना मन वहां पर क्या है विचर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कवयित्री भी उनके मन से सब कुछ, सभी गलियों को, माने जहां जहां वह गई थी, जहां जहां जिसके साथ खेली थी, जहां जहां जिसके साथ बैठी थी, जहां जहां जिसके साथ मन खोल के बातचीत की थी, ओके, ये सब कुछ की थी, उसको एक बार देखने के लिए, आंकने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उसकी भी देखी, उसकी खुशियां न्यारी है। आज वो सब मुझे याद आने लगे। वो सब कितना मन एकदम नया लग रहे हैं आज मुझे। न्यारी का मतलब नया, न्यारी लगने का मतलब नया, ये नई खुशियां है। छोटी उम्र में जो थी वो सब कुछ वैसे ही है, याद आ रहे हैं, स्मृतियां हैं। उन स्मृतियों को याद करने में मुझे एक न्यू हैप्पीनेस, नया, एक नयापन लग रहा है। उस हैप्पीनेस में, उस खुशियों में एक नयापन मुझे महसूस हो रहा है। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे किस प्रकार का व्यवहार किया करती थी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सहेली के साथ और बड़ों के साथ, उन सबको देखने से, घर घर पर जाके और गली गली पर घूम के जो कुछ भी किया था उसे याद करने से मुझे एक नया सा, एक नई खुशियां मुझे याद आ रही हैं। प्यारी माने यहाँ पर बचपन को फिर से पुकार रहे, ये प्यारे बचपन, प्रीतम की रंग रलियों की स्मृतियां भी प्यारी है। माने प्रीतम, यहाँ पर माने प्रीतम का मतलब माने जो, जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम ज्यादा चाहते हैं, प्रीतम। माने यहाँ पर हम गुड़ियों के साथ खेला करते थे, और माँ बाप का नाम से भी एक खेल खेलते थे, और चोर पुलिस के नाम से भी एक खेल खेलते, बचपन में खेलते हैं। तो मैंने इस प्रकार हम किसी ना किसी को बहुत चाहते थे। मैंने यहाँ पर स्नेह, स्नेह के नाम से, मित्रता के नाम पर मैंने वो बहुत उसके प्रति एक प्यार बन जाता है। उस
प्यार में क्या है, माने उसमें निष्कपट प्रेम है, उसको कहते हैं निष्कपट प्रेम है, माने इनोसेंट, इनोसेंट लव, उसको चाहते रहते हैं, बस मन उसकी तरफ चलता है, आकर्षित बन जाते हैं। इसलिए मैंने उसी समय में हम वेरी कलरफुल लाइफ के बारे में, रंग रलियों के बारे में बहुत मैंने असीम ढंग से अपने अपनी आलोचना चलती है। मैंने क्या है, वेरी कलरफुल लाइफ के बारे में ड्रीम, क्या स्वप्न देखते हैं, ये दुनिया कितना कितनी अच्छी है, संसार कितना सुंदर है, और इस सुंदर स्वप्न क्या है संसार में, और क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, सभी माने इसी प्रकार रहेंगे, प्यार के साथ रहेंगे, निष्कपट रहेंगे, निष्कलंक रहेंगे, सब पवित्र रहेंगे, जो कहेगा वही करेगा। माने इस प्रकार हम लोग माने बचपन में माने कलरफुल लाइफ के बारे में विचार किए थे, सबके सब विचार करते रहते हैं, इसलिए वो बहुत तो कलरफुल लाइफ दिखाई दे, ड्रीम माने एक स्वप्न वैसे देखते थे छोटी उम्र में। लेकिन उस स्वप्न को याद करने से वह आज बहुत और एकदम नया लग रहा है, रंगीले की स्मृतियां भी प्यारी है। मैंने उस कलरफुल लाइफ के बारे में, जो कलरफुल स्वप्न जो है, उस स्वप्न को याद करना भी कितना आनंद पा रहा हूँ, स्वप्न को याद करने से ही मुझे इतना प्यार लग रहा है। ओके, प्यारी और प्यारी, पहले भी इस पंक्ति के पहले में भी प्यारी है और अंत में भी प्यारी है। ओके, मैंने बचपन को यहाँ प्यारी कह रही है, उसी बचपन की जो स्मृतियां जो है आज एक नए रूप लेकर उसे याद आ रही हैं, उन स्मृतियों को याद करना, उसके उनके स्वप्नों के बारे में याद करना उसके लिए और अच्छा लग रहे हैं, उसकी खुशियां जो है द्विगुनी हो रहे हैं, माने गुण मल्टीपल होते जा रहे हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट अगला 13 वाला, माना मैंने युवा काल का सजीव खूब निराला है, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने मोहने वाला है। देखिए यहाँ पर उसी बचपन को फिर और एक भिन्न रूप से याद कर रही है। यहाँ पर कवयित्री वो मानती है, कवयित्री सुभद्रा जी यहाँ पर मानती है, ओके, अपने आप मन मान ली है, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, वो मान ली थी कि युवा काल का जीवन जो है, जो माने जो जवानी है, ओके, जो सयाने का यह टाइम जो है, टीनेज का टाइम जो है, वह एकदम अनोखा है, वो अद्भुत है, वो यह भी जिस प्रकार बचपन नहीं मिलेगा वैसे जवानी भी नहीं मिलेगी। ओके, बचपन से भी और एक कदम आगे, मैंने यहाँ पर मैंने परिस्थिति से अवगत होता जाता है, इसलिए यह बचपन से भी कुछ ज्यादा अनोखा दिखाई देता है यदि महसूस किया तो। कवियत्री भी वही कह रही है कि वो मान ली, कि वो मानती है यह जवान, यह युवा काल जो है, ये जवानी जो है जीवन में सबसे अद्भुत अवस्था है, अद्भुत दशा है, स्टेज है। ओके, इस दशा को या इस उम्र से पार करना किसी के लिए भी इतना आसान की बात नहीं है। क्यों आसान की बात नहीं है? जिस प्रकार हम छोटी उम्र में बचपन में सब कुछ देखे थे, सबके साथ खेले थे, सबके साथ मिलकर खेलकूद में भाग लिए थे, सबके साथ मिलकर खाना खाए थे, ओके, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखे थे, उसी ढंग से यह युवा काल में भी, टीनेज में भी, युवावस्था में भी या जवानी में भी अपनी मन में आकांक्षा ज्यादा रहती है, आकांक्षा, इच्छा,
काम, कुछ करने की आकांक्षा, माने लाइफ एम जो है, जीवन लक्ष्य को इसी उम्र में तय करना पड़ता है, तय कर लेते हैं। मुझे डॉक्टर बननी है, मुझे एक कवि बननी है, मुझे एक इंजीनियर बननी है, मुझे एक लेक्चरर बननी है, मुझे एक राजनीतिक नेता बननी है। इस प्रकार अपने जीवन के लक्ष्य बनाकर बनाने की शक्ति उसमें आ जाती है। इसलिए मन, उसके मन में आकांक्षा ज्यादा होती है, एक एक्टर बनने की, एक हीरोइन बनने की। ओके, और लक्ष्य को स्थिर करने के बाद, माने लक्ष्य निर्धारित होने के बाद पुरुषार्थ, उस लक्ष्य साधन की ओर आगे बढ़ने के लिए मन चाहता है। ओके, पहले लक्ष्य को तय करना है। ये लक्ष्य कब तय करना पड़े, तय किया जाता है युवावस्था में ही, युवा काल में ही हम अपने जीवन लक्ष्य को तय करते हैं। लक्ष्य तय करने के बाद हम पुरुषार्थ, माने उसे पाने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, पाने के लिए कोशिश करते हैं। पुरुषार्थ माने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। माने धर्म के साथ न्यायपूर्वक और ईमानदार के साथ रहना चाहते हैं, ईमानदार पूर्वक व्यवहार करना चाहते हैं। ओके, और ईमानदार पूर्वक कमाई चाहते हैं, ईमानदार पूर्वक कमाई, और धर्म के साथ कुछ अपने धन अर्जन करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद माने काम, यहाँ पर काम का मतलब काम वासना थोड़ी है, लेकिन जो अपने मनोभिष्ट को सिद्ध करने के लिए, मनोभिष्ट को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ होता है। माने जो गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन माने क्या है, शादी करना है, घर बनाना है, बाल बच्चे को पैदा करना है और उसे बड़े करना है, और उसको और एक नई दिशा दिखाना है। यह सब कुछ आकांक्षा और काम के अंतर्गत हम रख सकते हैं। उसके बाद वानप्रस्थ में जाते हैं। ओके, मोक्ष के बारे में और भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, आध्यात्मिकता की ओर मन चलता है। ये सब कुछ इसी उम्र में तय किया जाता है, इसी उम्र में सब कुछ अवगत होता रहता है। हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वैसे बड़े बच्चों को, बड़े लोगों को भी देखते हैं, वैसे आध्यात्मिकता की ओर चलने वाले और मोक्ष के लिए कोशिश करने वाले के साधु संत लोगों की मन की बात भी हमें याद माने अवगत होता जाता है। और वैसे नहीं, ज्ञान का उदय भी मोहने वाला है। ज्ञान, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी नॉलेजेबल पर्सन को देखते हैं, तो चाहे आपके लेक्चरर को देखने के बाद आपको लगेगा मैं लेक्चरर बनूं, या किसी डॉक्टर के पास जाने से आपको लगेगा मैं डॉक्टर बनूं। और वैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी यदि क्रिकेट देखते समय विराट कोहली या धोनी या सचिन तेंदुलकर, वैसे बड़े बड़े क्रिकेटर हुए थे, उनको खेल देखते समय हमें लगेगा मुझे बैट्समैन बनना है, क्रिकेटर बनना है। मैंने यहाँ पर सारी चीजों के बारे में जानकारी पाने के लिए कोशिश करते हैं। ओके, इसलिए यह उम्र में जो है ज्ञानार्जन करने की ओर भी मन आगे निकलता है। इसलिए जवानी में क्या है, उनके जवानी के समय में मन में आकांक्षा भी रहती है, पुरुषार्थ के लिए भी हम प्रयास करते हैं। पुरुषार्थ का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए भी प्रयास शुरू होता है, और उसके बाद ज्ञानार्जन की ओर भी हम अग्रसर होते हैं। इसलिए कवयित्री कह रही है कि यह युवा काल जो है, वो ये टीनेज एज जो है, युवावस्था जो है, यंग एज, यह बहुत अद्वितीय है, बहुत अनुपम है, इसकी तुलना कुछ भी नहीं है। मैंने कहने का मतलब बचपन को छोटा करके नहीं देख रहा है, अब तक वह बचपन को ही सब कुछ मानी थी, लेकिन अब उसके लिए युवावस्था भी एकदम पसंद आने लगा, इसलिए कि युवावस्था में ही उसके मन में आकांक्षा पैदा हुई। इसी युवावस्था में वो पुरुषार्थ के बारे में सोचने लगी, विचार करने लगी। इसी युवावस्था में वह ज्ञानार्जन के लिए आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए इस युवावस्था को बहुत अद्वितीय, अनोखा, सुंदर कुछ भी कहने लगा। नेक्स्ट।
किंतु यह झंझट है भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना। किंतु यह झंझट है भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है बार बना। देखिए, मैंने एकदम यहाँ पर वैराग्य, वैराग्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वैसा ही लग रहा है। बचपन को देखी है, युवावस्था में पहुंच गई है, और युवावस्था में पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, बहुत जल्दी निराश बनते हैं, बहुत जल्दी निराश बनते हैं। ये बार बार किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करने में मन नहीं चाहता है। एक दो बार बस तुरंत उसे हमें अपने वश में करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। यदि नहीं हुआ तो, हमसे वह काम नहीं हुआ तो एकदम निराश बन जाते हैं, निडर बन जाते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर संसार को, सांसारिक जीवन को क्या कर रहे हैं, एक युद्ध क्षेत्र की तुलना कर रहे हैं। इस संसार को एक युद्ध क्षेत्र की तरह वह तुलना कर रही हैं। जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो यह जीवन मरण समस्या तो नहीं है, बल्कि लेकिन कब क्या होगा, कब मन कुछ भी हो सकता है। ओके, हम सफल भी हो सकते हैं और असफल भी बन जाते हैं। इसलिए किंतु यह झंझट है भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना। ओके, माने झंझट का मतलब परेशानी में पड़ जाते हैं। यदि इस रास्ते से लेकर मैं आगे निकलूं तो सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह भी संदेह है उनके मन में। यदि इस रास्ता को छोड़कर वो दूसरी ओर जाएंगे तो वैसे ही संदेह फिर से पैदा होगी। माने बहुत डाउटफुल रहते हैं। कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आगे निकलने के लिए उसमें हिम्मत या धैर्य की कुछ कमी रह जाती है। इसलिए माने युद्ध करने के लिए जितना धैर्य, साहस और शक्ति की चाह है, उतना ही युवावस्था में परेशानी को दूर करने, संदेह से निवृत्त पाकर रहने के लिए इस दशा उसके लिए युद्ध क्षेत्र जैसा महसूस होने लगी है। ओके, इसलिए चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है बार बना। माने इसी उम्र में हम चिंता में पड़ जाते हैं। बचपन में निश्चिंत रही थी, निडर रही थी और स्वेच्छा पूर्वक रही थी, लेकिन युवावस्था में भले ही उसे युवावस्था अद्वितीय क्यों नहीं लगा हो, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन में चिंता भी ज्यादा समय के लिए उनके मन में रही थी। हम चिंता के चक्कर में पड़कर मतलब किसी विषय के बारे में सोचते हुए, किसी अंश के बारे में सोचते हुए और विचार करते हुए ज्यादा टाइम तक उसी जाल में पड़ जाते हैं, उसी झंझट में पड़ गई थी, उससे बाहर नहीं निकल पा रही। इसलिए जीवन भी है बार बना। मैंने ज्यादा टाइम तक हमें चिंताग्रस्त होकर नहीं रहना चाहिए, ज्यादा टाइम तक झंझट में परेशानी होकर नहीं रहना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप लोग उस चिंता से बाहर आना चाहिए, उस झंझट से बाहर आना चाहिए। संदेह को, अपने मन में आए हुए संदेह को बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निवृत्त पाना है। तभी हमें यह जीवन जो है अच्छा लगेगा, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जब हम ज्यादा टाइम की चिंताग्रस्त होकर रहते हैं, उसी चक्कर में पड़ जाते हैं, तो पूरा जीवन फिर भयभीत बन जाएगा, एक असंभव सा दिखाई देने लगेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, इसलिए अपने मन में, आपके मन में जो भी चिंता है, जो भी झंझट है, जो भी संदेह है, उसे तुरंत निवृत्त कीजिए। माने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंशियल ऑर्डर, माने प्राधान्यता के क्रम पर यह अब करना है, यह कब करना है, यह कब करना है। प्रथम प्राधान्यता, द्वितीय प्राधान्यता और तृतीय प्राधान्यता, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। इस प्राधान्यता के क्रम पर काम को चुनकर, ओके,
हमें आगे निकलना चाहिए। जब तक ये इसको प्राधान्यता क्रम को हम अपने लाइफस्टाइल में नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, तब तक हम चिंताग्रस्त होंगे, तब तक हम परेशानी होते रहेंगे। माने एक क्लैरिटी आने के लिए क्या करना चाहिए? माने प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में काम करना चाहिए। माने कभी मुझे टीचर बननी है या डॉक्टर बननी है, या डॉक्टर बननी है या इंजीनियर बनने हैं, माने बाईपीसी में जाना है या एमपीसी में जाना है। इसी झंझट में, इसी के विषय के बारे में चिंतित होकर ज्यादा समय नहीं निकालना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें फाइनलाइज करके उसी ओर निकलना शुरू करना चाहिए। यदि हम चौरास्ता पर ठहर गए हैं, खड़े हो गए हैं, हमें किस जाना है, किस ओर जाना है? सामने की ओर आगे बढ़ना है या बाएं तरफ निकलना है या दाएं तरफ निकलना है? तो इसलिए जब तक हम इसको तय नहीं कर पाएंगे तब तक चिंताग्रस्त बन जाएंगे, तब यह जीवन बहुत तो कठिन हो जाएगा। उसके बाद 15 वाला, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। देखिए, माने जवानी में आने के बाद उसे किस लिए कवियत्री को बचपन बार बार याद आ रहा है? इसलिए जवानी में आने के बाद जवानी तो उसके लिए अनोखा महसूस करने लगी, उसे अद्वितीय मान ली। उसके साथ साथ उसके मन में परेशानी है, उसके मन में चिंता है। ओके, चिंता से दूर नहीं भाग पा रही है, इसलिए आजा बचपन फिर से बचपन को बुला रही है। किसके लिए? देखे, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। सब कुछ है, रंगीले स्वप्न तो है, आकांक्षा है मन में, पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न है निरंतर, वैसे ज्ञान की तलाश में आगे निकल रही है कवयित्री। लेकिन उसके मन में क्या नहीं है? शांति नहीं है। वह भी किस प्रकार की? निर्मल शांति, काम, एकदम काम। शांति नहीं है, गड़बड़ है और निराशा है, निस्पृहा है उसके मन में। तो इसलिए माने जैसे बचपन में जिस प्रकार शांतिपूर्वक रही थी, जिस प्रकार निर्मल हृदय के साथ रही थी, माने युवावस्था में उस प्रकार रहना बहुत मुश्किल बन गया है। इसलिए कवियत्री और एक बार बुला रही है, आजा बचपन एक बार फिर, तुम आ जाओ, एक बार आ जाओ, एक बार आके दे दे अपनी निर्मल शांति। जिस प्रकार की शांति और निर्मल शांति तुमने मुझे अपने बचपन में प्रदान की थी, उसी बचपन की निर्मल शांति मुझे फिर से एक बार प्रदान करके चले जाओ। इसी कह रहे माने चले जाने का मतलब फिर से जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब एक बार आ जाओ। बस एक बार आने का मतलब आने के बाद फिर वह हमेशा के लिए भी वह निर्मल शांति की कामना कर रहे हैं। किस किस मैंने बचपन में जो निर्मल शांति उसे मिली थी, वही फिर से पाना चाहती है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह निर्मल शांति किस प्रकार है? माने जब मन व्याकुल बनेगा, मन में जो व्यथा, बाधा, पीड़ा, दुख, दर्द, ये सब, इन सबको मिटाने वाली है वह निर्मल शांति। और वह निर्मल शांति कब मिली थी? बचपन में ही उसे मिली थी। उसी निर्मल शांति को, उनकी मन की व्यथा को, मन में जो व्याकुल है उसे मिटाने वाली निर्मल शांति को उसे एक बार प्रदान करने के लिए पूछ रही है फिर से। अपनी प्राकृति विश्रांति माने उस शांति मिलने से उसे एकदम विश्रांति मिलती है। माने एकदम विश्रांति का मतलब रेस्ट,
रेस्ट, आराम। मैंने यह प्राकृतिक है, मैंने यह उम्र के साथ मिलने वाला स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव, सहज स्वभाव है। शांति पूर्वक रहना और निर्मल मन के साथ रहना, ओके, निश्चिंत रहना, निडर होकर रहना, स्वेच्छा पूर्वक रहना, ये सब किसका देन है? बचपन का देन है। जब हम निडर रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, जब स्वेच्छा पूर्वक रहेंगे, तब मन में जो भी व्याकुलता है, जो भी व्यथा है, जो भी संदेह है, ये सब कुछ मिट जाते हैं। इसलिए जब मैंने युवा अवस्था में ये प्राकृतिक विश्रांति नहीं है, इसमें थोड़ा कपट भी है, ओके, उसमें थोड़ा चंचल भी है। इसलिए जो प्राकृतिक विश्रांति मुझे बचपन में मिली थी, वही प्राकृतिक विश्रांति, हे बचपन, मुझे एक बार आके मुझे उसे फिर से महसूस करो, यही कह रहे हैं। और इसी पाठ के अंत वाला, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। देखिए, कवित्री क्या कह रही है? उसका उसका उसकी मन में उसका मन में एक झंझट थी और उसकी मन में चिंता थी, चिंता के चक्कर में पड़ी थी। 14 में चर्चा की थी। और अगले वाले दोहे में उसके मन में व्याकुलता है, उसके मन में व्यथा है। माने इन सबको, झंझट को दूर करने के लिए, चिंता को दूर करने के लिए और व्याकुल हृदय को शांत करने के लिए और व्यथा को दूर करने के लिए, सब कुछ मिटाने के लिए, माने इन सब के कारण उसके मन में संताप है, उसका मन बहुत दुखित है, उसका मन बहुत दुखित है। तो इस दुखित मन को वह फिर से माने दूर करना चाहती है। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। ये सब संताप है, व्याकुलता, व्यथा, चिंता, झंझट, ये सब उनके मन में संताप के भाव है। इन सबको क्या एक बार तुम मिटा सकते हो? किस लिए? कि प्यारा जीवन निष्पाप, मेरा जीवन जो है ये बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ पर निष्पाप है, कोई पाप नहीं है, बचपन में भी नहीं है और युवावस्था में भी किसी प्रकार का पाप नहीं है। निर्मल हृदय वाले थे युवावस्था के, मेरा हृदय निर्मल है, निष्पाप के साथ है, निष्कपट भी है, फिर भी मन में झंझट है, फिर भी मन में चिंता है, फिर भी मन में व्याकुलता है, फिर भी मन में व्यथा है। इसके कारण मेरा मन निर्मल है, मेरा मन में निष्पाप है, मैं अपने हृदय के साथ कह सकती हूँ, फिर भी यह इसमें दुख है, संताप है। इसलिए वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। माने भोली सी का मतलब यहाँ पर कन्या के समय, मन जब वह जवानी में थी, जब युवावस्था में थी, ओके, भोली बाली अंकम, भोली बाली लड़की अंकम, माने माने वह भी उसे अच्छे लगा था, मधुर लगा था, मीठा लगा था, ओके। वह बोली सी मधुर सरलता, ये सब बोली सी और मधुरता पूर्वक और सरलता पूर्वक व्यवहार जो है, ये सब बचपन में वह देखी थी। और सरलता पूर्वक व्यवहार जवान में भी कुछ शुरुआत के दिनों में देखी थी। वह भी जैसे बचपन भी अच्छा लगा, मीठा लगा, वैसे जवानी भी उसके लिए अच्छी लगी, ओके, युवावस्था भी उसके लिए अच्छी लगी और मधुर भी लगी। उसमें उसको मैंने यह सब महसूस करने लगी, क्योंकि जीवन के प्रति आकांक्षा पैदा हुई, जीवन के साथ पुरुषार्थों के खोज में पड़ गई है, जीवन में ज्ञान की तलाश में पड़ गई है, इसलिए वह अनोखा, अद्वितीय लगा यवन दशा भी।
लेकिन उससे कुछ आगे निकली। तो वैसे ही माने युवावस्था से कुछ आगे निकलने के बाद नेक्स्ट स्टेज में जाते ही उसके मन में झंझट परेशानी पैदा हुई, चिंताग्रस्त होने लगी, व्याकुलता बढ़ने लगी और व्यथा और विस्तार होने लगा। इसलिए उनका मन में संताप पैदा हुआ। इसलिए कवयित्री कह रहे उसे बुला रही है, मुझे फिर से तो बचपन की शांति प्रदान करके जाओ, उस जवानी की वो अनोखा जीवन प्रदान करके जाओ, या कलरफुल लाइफ या ड्रीम, स्वप्नों को, सुंदर स्वप्नों को फिर एक बार मुझे याद करके जाओ। मेरा ये निष्पाप है, मेरा कोई कसूर नहीं है, इसलिए मुझे शांति पूर्वक जीवन प्रदान करने के लिए कवयित्री और एक बार क्या बचपन और युवावस्था को पुकार रही है। इसका मतलब आप समझिए, और युवावस्था से कुछ आगे निकल गई है, माने सांसारिक जीवन में पड़ गई है। ओके, सांसारिक जीवन में पढ़ने से ये सब कुछ याद आ जाएगा। ओके, इसके साथ हम इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को यहाँ पर हम रोकते हैं तत्काल के लिए, और तीसरा पार्ट को देखेंगे नेक्स्ट। आप इसको याद करने के लिए कोशिश कीजिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।